हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में आपके उष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री इस यूनिट का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले लगभग आपके सारे चैप्टर्स टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो हमारी आखिरी जो टॉपिक होगा लास्ट, वो होगा उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण उष्मा, जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और चूँकि काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसे हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज के वीडियो में हम कहाँ तक इसको लेते हैं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करती हैं तो ऐसे जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक्चुअल में कैसे परिभाषित करेंगे इसे? तनु विलयनों में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार, दोनों की ही बराबर मात्रा ले रहे हैं हम। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल ले रहे हैं और 1 ग्राम तुल्यांक ही क्षार ले रहे हैं कि पारस्परिक पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पूर्ण उष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार की हम बराबर बराबर मात्रा ले रहे हैं और जब ये पारस्परिक पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब 100% आयनित हो जाए या आयनन हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण उष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है, पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक दूसरे को पूरी तरह से उदासीन कर देते हो, 100% उदासीन कर देते हो, तब उसके परिणाम स्वरूप उष्मा में जो भी परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ ध्यान दें कि इस प्रक्रम में उष्मा हमेशा ही मुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पे अवशोषण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करेंगे तो उष्मा मुक्त ही होगी। समस्त प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों की तनु विलयनों के उदासीनीकरण उष्मा का मान लगभग एक समान या स्थिर प्राप्त होता है। चाहे हम कोई भी प्रबल अम्ल ले लें, कोई भी प्रबल क्षार ले लें, और उनको आपस में या उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं, तब जो उष्मा मुक्त होती है उदासीन के बाद वो लगभग एक समान होती है या स्थिर होती है। तो हम कह सकते हैं कि उदासीनीकरण उष्मा अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं अम्ल, यहाँ लिख देते हैं हम क्षार, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है हमेशा लवण और जल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मुक्त उष्मा। ठीक है, ये ध्यान रखें कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे प्रबल अम्ल की बात की थी हमने, HCl ले लिया। प्रबल क्षार मान लो कि हमने यहाँ ले लिया NaOH। इसी प्रकार से हम प्रबल अम्ल लेते हैं HNO3,
और यहाँ पे मान लीजिए हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब वापस मान लिया HCl की क्रिया कर दी हमने KOH से, और HNO3 की क्रिया हम करवाते हैं NaOH से, ठीक है। HCl की क्रिया एक बार NaOH से करवा के देखते हैं, एक बार हम KOH से करवा के देखते हैं। इसी प्रकार HNO3 की क्रिया एक बार हम KOH से करवा के देखते हैं, एक बार NaOH से करवा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और यह ध्यान रखना है कि ये जो भी है इनके जलीय विलयन है सारे, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, उनका हम जलीय विलयन उपयोग में लेते हैं। तो इस केस में जो लवण बनेगा वो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। इसी प्रकार से पोटेशियम यहाँ पे ANO3 प्लस H2O, HCl KCl प्लस H2O, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। रिजल्ट में हमारा लवण और जल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि मुक्त ऊष्मा कितनी होती है। तो जब हम HCl और NaOH की क्रिया करवाते हैं तो मुक्त हुई ऊष्मा का मान होता है -13.68। जो डेल H है वो होगा -13.68 किलो कैलोरी। इसी प्रकार से HCl की जब हम KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो डेल H का मान है वो लगभग 13.70 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। और HNO3 की जब हम NaOH से क्रिया करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी डेल H का मान हमें प्राप्त हो रहा है -13.69 किलो कैलोरी। और ये वैल्यू आएगी NaOH के साथ में -13.69 किलो कैलोरी। और जब हम HNO3 की KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो उस समय जो वैल्यू है ये हो जाती है लगभग 87 के बराबर, 13.87 के बराबर। तो बच्चों, जैसा कि आप अगर इस सारणी पे नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि मुक्त हुई ऊष्मा सभी में एक समान है या लगभग स्थिर है, ठीक है। चाहे HCl की NaOH से करवा लें या HCl की KOH से करवा लें। इसी प्रकार से HNO3 की हम KOH से क्रिया करवा लें या HNO3 की NaOH से, मुक्त ऊष्मा का मान लगभग एक समान होता है। इसे आयनन सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं जो निम्न प्रकार है। अब हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया HCl NaOH का समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। तो आयनन सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से होगा देखिए। HCl में क्या होता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है। और NaOH में किस प्रकार से होता है, Na प्लस आयन और OH आयन माइनस आयन, ठीक है। तो आयनन सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। इसी विलयन में वो आयन के फॉर्म में इस प्रकार से मिलेंगे वो, ठीक है। तो जो भी प्रबल अम्लीय क्षार होता है उनका आयनन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे हम उसको विलयन में डालेंगे तो HCl H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में वियोजित हो जाता है। उसी प्रकार से NaOH Na प्लस और OH माइनस आयन में वियोजित हो जाएगा। तो इससे क्या बना अब हमारा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O
और डेल एच का मान जैसा कि हमें मालूम है -13.68 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आयनियन सिद्धांत के इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और ओवरऑल हम देखें तो क्या होता है इसमें, H प्लस प्लस और H माइनस आयन जलीय विलयन ये बनाते हैं क्या, H2O। और इस प्रक्रिया में जो डेल H है वो -13.68 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि तनु विलयन में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार व उनसे बने प्रबल विद्युत अपघट्य का पूर्णतः आयनन होता है। अतः समस्त उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में 1 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयनों व 1 ग्राम तुल्यांक OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयनों का संयोग होता है तथा 1 मोल जल बनता है। इससे उत्पन्न निश्चित मात्रा की उष्मा, जैसा कि दिखा रखा हमने, 13.68 किलो कैलोरी उदासीनीकरण उष्मा मुक्त होती है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि जब अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया होती है तो एक्चुअल में यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन के संयोग से जो जल प्राप्त होता है उससे उत्पन्न निश्चित मात्रा की उष्मा उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। यदि अम्ल और क्षार में से कोई एक दुर्बल हो या दोनों दुर्बल हो तब उदासीनीकरण में मुक्त उष्मा की मात्रा स्थिर नहीं होता है और -13.7 किलो कैलोरी से कम होगा। ये जो मात्रा है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए है। अगर हम इनकी जगह पर एक प्रबल अम्ल ले लें, दुर्बल क्षार ले लें, या प्रबल क्षार ले लें, दुर्बल अम्ल ले लें, या दोनों ही दुर्बल ले लें, तब ऐसी स्थिति में उदासीनीकरण उष्मा स्थिर नहीं होगा और हमेशा -13.7 से कम ही होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। -13.7 जो है वो एक अधिकतम मान होता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया का। राइट, हम देख लेते हैं कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लें तो क्या होता है, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार लें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल ले लिया हमने HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और दुर्बल क्षार को ले लिया हमने NH4OH, इसका भी जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें मालूम है कि एक तो लवण बनेगा, लवण कौन सा बनेगा, NH4Cl प्लस जल बनेगा H2O। और ऐसी स्थिति में जो उष्मा मुक्त होती है वो होगी लगभग 12 के आसपास। डेल H इज इक्वल टू -12.4 किलो कैलोरी। इसी प्रकार से यदि हम दुर्बल अम्ल लें, जैसे कि CH3COH, और प्रबल क्षार ले लें इसके साथ हम, जैसे NaOH, इसका हो गया एक्वस सॉल्यूशन, तो बनेगा क्या हमारा, NaCH3COONa प्लस H2O, लवण जल। और इस अभिक्रिया में जो उष्मा मुक्त होती है वो लगभग 13.3 के आसपास, -13.3 किलो कैलोरी के बराबर मुक्त होती है। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यदि हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लें। दुर्बल अम्ल मतलब यही ले लेते हैं CH3COH एक्वस प्लस NH4OH एक्वस, ये ले लेते हैं तो सॉल्ट बनेगा CH3COO
NH4 एक्वस प्लस H2, जल तो बनना ही बनना है, लवणी बनना ही बनना है। और ऐसी स्थिति में जो डेल एच है जो उसमें मुक्त हो रही है वो होगी लगभग -12.0 किलो कैलोरी। तो बच्चों स्पष्ट है कि जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं, चाहे हम कोई भी अम्ल कोई भी क्षार ले लें, तो उसके लिए मुक्त ऊष्मा का मान लगभग एक समान होता है। ठीक है, आयनन सिद्धांत से हमने देख लिया कि एक्चुअली अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में जो मुख्य रोल होता है वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का ही होता है। और तीसरी बात कि यदि अम्ल और क्षार में से कोई भी एक दुर्बल हो या दोनों ही दुर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में जो मुक्त ऊष्मा है उसका मान हमेशा -13.7 से कम ही होगा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण ऊष्मा है या मुक्त ऊष्मा है उसका अधिकतम मान -13.7 किलो कैलोरी ही होगा। ठीक है, इस स्थिति में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम होने का यह कारण है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का पूर्ण आयनीकरण नहीं होता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आयनन सिद्धांत अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो जो विलयन में डालते ही पूर्णतः 100% आयनित हो जाएंगे वो कुछ और रिजल्ट देगा, और जो पदार्थ विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या कम आयनित होते हैं या जिनका पूर्ण आयनीकरण नहीं होता है, ऊष्मा की कुछ मात्रा कम होगी। और इसका मेन कारण है कि ऐसी स्थिति में ऊष्मा की कुछ मात्रा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का पूर्ण आयनन करने में खर्च हो जाता है, जो कि आयनन प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो उनके जो उदासीनीकरण ऊष्मा या मुक्त ऊष्मा का मान है कम है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनीकरण नहीं हो पाते, जिससे ऊष्मा की कुछ मात्रा इन अम्ल और क्षार का पूर्ण आयनन होने में खर्च हो जाती है। इसलिए जो वैल्यू है वो -13.7 की जगह पर कुछ कम होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उदासीनीकरण ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार करते हैं। थैंक यू।